दोस्तों, मैं योगेश कुमार यादव आप सभी का अपने चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि मैं इस चैनल पर आपको इस लेवल की फिजिक्स सिखाऊंगा। इसको देखने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे स्टेट का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जिसमें फिजिक्स पूछी जाती हो, या कोई भी बोर्ड हो जहाँ फिजिक्स पूछा जाता है, आप उसके सारे क्वेश्चन कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो आइए उसी सीरीज की हम शुरुआत करते हैं। ये पहला लेक्चर है, तो आप शांति से बैठ के 35 से 40 मिनट सुनिए, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों हुई। अब मानिए कि स्टार्टिंग में जब मानव सिविलाइजेशन आई तो उस समय कोई यूनिट फिक्स नहीं थी, होती क्या है, 1 kg क्या होता है, 5 kg क्या होता है, कुछ भी नहीं फिक्स था। फिर लोगों ने देखना शुरू किया कि कोई पत्थर टाइप वजन बना के उसके बराबर क्वांटिटी देना शुरू करते थे। तो अभी मानिए जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, कोई यूनिट फिक्स है नहीं, आप उससे कुछ भी सामान खरीदेंगे तो आप कैसे जान पाएंगे को आपको एक्यूरेट दिया है कि नहीं दिया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती थी जब कोई भी यूनिट स्टैंडर्डाइज नहीं थी। जैसा कि दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आप मिल्क लेने गए, अब मिल्क वाला आपको, आपने बोला 1 लीटर दो, कुछ भी दे दिया, आप समझ नहीं पाए कि दिया क्या। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती थी। इन सब को दूर करने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता हुई कि एक फिक्स वैल्यू बनाया जाए जिससे हम किसी भी क्वांटिटी का मेजर कर सकें। तो आइए समझते हैं कि इससे क्या क्या फायदे हुए। जैसा कि स्टेबलाइज स्टैंडर्ड, अब देखो एक फिक्स यूनिट हो गई किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो उसकी एक स्टैंडर्ड हो गई। जैसे मास है, उसको मेजर करने के लिए आपको पता चल गया कि केजी है, 1 kg कितना होता है। कोई लिक्विड आपको पता चल गया 1 लीटर कितना होता है, इससे एक स्टैंडर्ड पता चल गया। दूसरा इंटरचेंजेबिलिटी, अब इंटरचेंजेबिलिटी से मतलब है कि कोई भी डायमेंशन का प्रोडक्ट को आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप रियलमी का मानिए फ़ोन खरीद के लाए, अब आपके पास रेडमी का भी फ़ोन है, अब लेकिन आपके पास एक ही चार्जर है, आप इसका चार्जर उसमें लगाओगे तो आराम से लग जाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी अगर ना होता, डायमेंशन फिक्स ना होती, तो आप ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए इंटरचेंजेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब कोई भी यूनिट स्टैंडर्डाइज है, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो गए कि बराबर क्वांटिटी हमको मिल रही है। चौथा है ट्रू डायमेंशन, आपको ये सही डायमेंशन मिलने लगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों हुई। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। जैसा कि इस पे है मेजरिंग प्रोसेस, आइए हम समझते हैं कि मेजरिंग प्रोसेस है क्या। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब एक इसको हम समझते हैं कि है क्या। ये कह रहा है कि सभी फिजिकल क्वांटिटी को जिनको हम एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं उसको मेजरिंग प्रोसेस कहते हैं। अब मानिए आपके पास 5 kg पोटैटो है, और आप इसको कैसे जानोगे कि 5 kg है। तो आपको कोई एक स्टैंडर्ड बनाना होगा। मानिए आपके पास 1 kg के बाट हैं, 5 kg के बाट हैं, आप इससे कंपेयर करोगे कि ये एक्चुअली में इतना है कि नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं मेजरिंग प्रोसेस। अब कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए क्या क्या कंपलसरी है। पहला तो है द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, आपको जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो उसकी यूनिट क्या है ये जानना जरूरी है। दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है कि अब आइए एग्जांपल के समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 kg, अब देखिए ना, इसकी ये आपको समझ में आ रहा है कि मास है जिसमें नंबर है 5 एंड इसकी यूनिट है kg। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए नंबर और इस यूनिट का हम रिलेशंस देखते हैं। जैसा कि नंबर एंड यूनिट का रिलेशन कांस्टेंट होता है, नंबर और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि आप अगर नंबर को इंक्रीज करोगे तो यूनिट आपकी डिक्रीज होगी, अगर आप नंबर को डिक्रीज करोगे तो यूनिट आपकी इंक्रीज होगी। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 किलोमीटर, 5000 मीटर एंड 5 लाख
सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर नंबर छोटा है तो आपकी यूनिट बहुत ज़्यादा है, अगर नंबर को हम जरा सा इंक्रीज किए तो आपकी यूनिट डिक्रीज होना चालू हो गई। अब नंबर को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए तो यूनिट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई। तो इसका यही मतलब है कि अगर हम नंबर को इंक्रीज करेंगे तो यूनिट डिक्रीज करेंगे। आइए अब आगे समझते हैं। जैसा कि अगला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसको देखते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी सभी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम एक नंबर के फॉर्म में डिफाइन कर सकें उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आइए एग्जांपल से हम समझते हैं। अब मानिए आपके पास आलू है, आप उसको डिफाइन करना, आप कैसे बोलोगे 5 kg पोटैटो। अब देखो पोटैटो है, आपने इसे एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपने बोला कि कोई बंदर है, उस बंदर का वजन कितना है वो देखना है, तो आपने बोला कि बंदर का वजन अप्रॉक्स हम 30 kg देते हैं, 30 kg। अब देखो उसके वेट को भी हमने, मास में को भी हमने एक नंबर में मेजर कर दिया, तो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। आइए समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। The physical quantities which do not depend on any other physical quantity for their measurement are known as fundamental quantity। अब देखो इसका मतलब है कि ऐसी सभी क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए किसी और दूसरे क्वांटिटी पे ना डिपेंड हो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए जैसे आपको मास मेजर करना है, तो अब इसको मेजर करने के लिए आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको लेंथ मेजर करना है, इसको भी मेजर करने के लिए किसी और दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। टाइम हुआ, तो टोटल अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन वन आर मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत होती है उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। आइए इसे हम समझते हैं। जैसे कि वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर डिस्टेंस को आप मेजर करोगे इसको मीटर में करोगे एंड टाइम को करोगे सेकेंड में करोगे। अब देखिए वेलोसिटी को मेजर करने के लिए आपने 2 फंडामेंटल यूनिट का यूज किया, एक तो मास के यूनिट का, दूसरा टाइम के यूनिट का। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसको भी मेजर करने के लिए आपने 2 फंडामेंटल यूनिट का यूज किया, तो इन सारी यूनिट को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि यूनिट फॉर मेजरमेंट क्या होता है। द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। देखो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का हम प्रयोग करते हैं उसको हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे अब आपको लेंथ मापना है, लेंथ मापने के लिए आप या तो मीटर यूज करोगे या फुट यूज करोगे या इंच यूज करोगे। मास मापना है, आप चाहे किलोग्राम यूज करिए चाहे पाउंड करिए। ये मैं बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सब मेजर यूनिट है जिसको हम यूज में लाते हैं। तीसरा है जैसे टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड, मिनट या आवर किसी का भी यूज कर देते हैं। टेम्परेचर है उसे मापने के लिए फ़ारेनहाइट, केल्विन किसी का भी यूज कर देते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं यूनिट की। देखो इट शुड बी वेल डिफाइंड। कोई भी यूनिट हो वो डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे अगर आप मीटर लिख रहे हो तो आपको मीटर डिफाइंड होना चाहिए, एक्चुअली 1 मीटर है क्या। आप केजी लिख रहे हो तो केजी पता होना चाहिए कि 1 केजी का मतलब क्या है। आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हो तो इसका बेस में पता होना चाहिए। कोई भी यूनिट हो उसका हमें डिफिनेशन पता होना चाहिए। दूसरा इट शुड बी सुटेबल इन साइज। अब देखो कोई भी यूनिट हो ना तो बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, उसकी साइज एक सुटेबल रेंज में होनी चाहिए। तीसरा इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। अब कोई भी यूनिट है वो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। अगर मानिए मास की यूनिट
केजी है तो वो केजी ही रहेगी, वो टाइम के साथ नहीं चेंज होगी। माने वेलोसिटी मापने के लिए आप मीटर पर सेकंड यूज करें तो वही रहेगी, वो बदलनी नहीं चाहिए। इसके बाद आइए देखते हैं, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। देखो कोई भी यूनिट है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंट्री में आप मीटर यूज कर रहे हो लेंथ को मापने के लिए, दूसरे कंट्री में केजी यूज कर रहे हो लेंथ को ही मापने में, ऐसा तो होगा नहीं। इट शुड बी इजीली एसेसेबल। अब देखो कोई भी यूनिट है वो इजीली एसेसेबल होनी चाहिए, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स यूनिट होनी चाहिए। तो आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट समझते हैं क्या है। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantity is called a system of unit। अब देखो ये कहना क्या चाहता है कि एक ऐसे कंप्लीट सेटअप ऑफ यूनिट जो सारी फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अब बेसिकली ये कितने टाइप, बेसिकली ये 4 टाइप का होता है। आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, जिसको हम सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली ये फ्रांस में स्टार्ट हुई इसकी मेजरमेंट। अब एक किस पे इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। अब देखो ये बोल रहा है कि इसमें जो सेंटीमीटर है आपका ये लेंथ को मेजर करता है, जो ग्राम है ये आपके मास को मेजर करेगा, और जो सेकंड है ये टाइम को मेजर करेगा। इस सीजीएस में ऐसा होता है। अब आइए दूसरा सिस्टम समझते हैं। दूसरा है एफपीएस, जिसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सिस्टम। ये बेसिकली ब्रिटिश में स्टार्ट हुआ, जिसमें हम लेंथ को फुट में नापते हैं, मास को हम पाउंड में नापते हैं एंड टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। तीसरा था एमकेएस सिस्टम, जिसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सिस्टम। बेसिकली इन तीनों में सबसे ज़्यादा यही सिस्टम यूज होता था, एमकेएस सिस्टम। आइए देखते हैं। इट इज ए फ्रेंच, ये बेसिकली फ्रेंच में यूज होता था, जिसमें इस सिस्टम में आपका लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की यूनिट है किलोग्राम एंड टाइम की यूनिट है सेकेंड। ये बेसिकली 3 सिस्टम का हमने देख लिया। ये चौथा सिस्टम देखते हैं। चौथा है एसआई सिस्टम, जिसको हम बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, और अब के दिनों में यही सिस्टम ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे, जैसे आप एनर्जी की यूनिट देख लो तो आप डिफरेंट सिस्टम में जाओगे तो एनर्जी का फार्मूला अलग अलग आएगा, लेकिन इसमें जाओगे आप सीधा जूल देगा। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हम आगे डिस्कस करेंगे। देखते हैं। इन 97 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर हेड इट्स मीटिंग एंड डिसाइडेड अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल। अब देखो 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही थी, जिसमें वेट के मेजरमेंट को लेकर उसमें ये डिसाइड किया गया कि कोई एक ऐसे यूनिट बनाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड हो और इजीली हो मेजर करना। अब दूसरा इसका एक ये सबसे बड़ा फायदा था कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी यूनिट है ये सबको कवर करती है। तो आइए हम देखते हैं कि ये सब में क्या क्या फंडामेंटल यूनिट्स थी। तो बेसिकली ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये सातों फंडामेंटल यूनिट और इनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। इसको मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, जिसको मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं और इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, जिसको मेजर करने के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं और इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम एम्पियर से मेजर करते हैं और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवी फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर, जिसको हम मेजर करने के लिए केल्विन का यूज करते हैं और इसे कैपिटल के से लिखते हैं। छठी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कैंडेला और इसको हम CD से लिखते हैं। सातवीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम पदार्थ की मात्रा बोलते हैं, इसकी यूनिट है मोल और इसको मोल से ही लिखते हैं। अब देखो इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं।
पहला है प्लेन एंगल, जिसको मेजर करने के लिए रेडियन का यूज करते हैं, इसको RAD सिंबल से यूज करते हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल, जिसको स्टेरेडियन से मेजर करते हैं, इसका सिंबल SR है। सब हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे होती क्या है। तो आइए हम मीटर का डिफिनीशन देखते हैं कि है क्या। अब देखो, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/a स्पीड ऑफ लाइट है। अब देखो, ये कह रहा है कि अगर वैक्यूम में हम प्रकाश की चाल को मूव कराएं, लाइट की चाल को, तो ये 1 स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड में जितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा उसे हम 1 मीटर बोलते हैं। तो आपको मीटर की यूनिट क्लियर हो गई होगी कि 1 मीटर होता क्या है। एक्चुअली जब वैक्यूम में हम प्रकाश को डालते हैं तो 1 स्पीड ऑफ लाइट के सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको 1 मीटर बोलते हैं। आइए किलोग्राम की डेफिनेशन देखते हैं। द किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय प्रिजर्व एट द इंटरनेशनल ब्यूरो। अब देखो, किलोग्राम को 1 किलोग्राम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक सिलेंडर जो प्लेटिनम और इरिडियम अलॉय का था, जिसकी हाइट और डायमीटर बराबर थे, उनको इंटरनेशनल ब्यूरो में पेरिस के डिफरेंट जगहों पर और डिफरेंट टाइम जोन में रखा गया। अब देखो, इसको लेने का एक कारण था प्लेटिनम अलॉय का। प्लेटिनम अलॉय को इसलिए दिया गया कि ये नॉन कोरोसिव है और टाइम के साथ ये बदलता नहीं है। तो आपको 1 किलोग्राम का मतलब समझ में आ गया होगा। आइए सेकेंड का देखते हैं। 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 periods of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of cesium to 1। आइए हम देखते हैं कि एडवांटेज सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं। तो पहला है SI इज ए कोहेरेंट सिस्टम। अब कोहेरेंट का मतलब है आप कोई भी क्वांटिटी की यूनिट आप फंडामेंटल यूनिट को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके पा सकते हैं। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो, डिस्टेंस की यूनिट आपकी मीटर हो गई, टाइम की सेकेंड। अब देखो ना, एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी से हमने डिवाइड किया तो हमें एक दूसरी क्वांटिटी की यूनिट मिल गई। दूसरा है SI इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब रेशनल सिस्टम का क्या मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी हो उसकी एक ही यूनिट होगी। जैसे कि आप देखिए, एनर्जी के बहुत सारे यूनिट होते हैं MKS में। जूल होता है, कैलोरी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। बट SI सिस्टम में एनर्जी की ये केवल एक ही यूनिट होगी, जो होगी केवल जूल। तीसरा, SI इज ए मेट्रिक सिस्टम। अब देखो, मेट्रिक सिस्टम से क्या मतलब है कि 10 के मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है। जैसे कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 1000 को आप 10 के पावर 3 ग्राम भी कह सकते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, जिसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। चौथा, SI इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट से मतलब है कि कोई भी यूनिट है वो G पे डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटी फ्री, उसमें G नहीं आएगा, ग्रेविटी आपकी। पांचवा है SI इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जो आपका SI सिस्टम ऑफ यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे CGS, MKS और FPS थी, पार्टिकुलर कंट्री में ही एक्सेप्टेड थी, लेकिन SI ऐसी सिस्टम यूनिट है जो किसी हर कंट्री में एक्सेप्टेड है। अब आइए यूनिट लिखने के कुछ रूल्स हैं, उसको हम समझते हैं 1 by 1 करके। तो सबसे पहले पहला रूल देखते हैं। फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। देखो, अगर कोई भी यूनिट आप फुल नेम में लिख रहे हो तो हमेशा स्टार्ट होगी स्मॉल लेटर से, चाहे वो किसी पर्सन का ही नाम क्यों ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, न्यूटन, यहाँ लिखा गया स्मॉल में n है, तो ए सही है, आप ऐसा नहीं लिखोगे, ए गलत है। एम्पियर लिखना है स्मॉल ए से शुरुआत होगी, न कि कैपिटल ए से। गुलाम लिखना है स्मॉल सी से होगा, न कि कैपिटल सी से। तो ये पहला रूल था कि कोई भी यूनिट हो स्मॉल लेटर से शुरू होगी, अगर हम किसी, चाहे वो व्यक्ति का ही नाम हो। आइए दूसरा देखते हैं। सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। अब देखो,
कोई भी साइंटिस्ट का नाम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे न्यूटन को, अब हम न्यूटन को लिख रहे हैं तो उसको कैपिटल एन से लिखेंगे, केल्विन को लिख रहे हैं तो कैपिटल के से लिखेंगे, एम्पियर को लिख रहे हैं केवल कैपिटल ए ही लिखेंगे। आइए तीसरा रूल्स देखते हैं। सिंबल्स फॉर ऑल अदर यूनिट आर रिटेन इन स्मॉल लेटर। अब देखो किसी भी यूनिट का कोई भी सिंबल हो नेम के अलावा तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे मीटर है तो स्मॉल एम में, सेकंड है स्मॉल एस में, किलोग्राम है केजी में, कैंडला है सीडी में। आइए चौथा रूल देखते हैं। वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमरल एंड द सिंबल ऑफ अ यूनिट। अब देखो कोई भी नंबर के साथ अगर हम यूनिट लिखते हैं तो हमें एक स्पेस दे देना चाहिए, न कि ऐसा ना जैसे 50 केजी हम लिख रहे हैं तो एक स्पेस दे के लिखेंगे, न कि हम 50 केजी लिखेंगे। एक रॉन्ग मेथड है जिसको नहीं करना है। तो अपना ये सही है, ये गलत है। जैसे 10 न्यूटन, यहाँ देखो एक स्पेस है, यहाँ स्पेस नहीं है। 15 मीटर, अगर मीटर दिख रहे हो नंबर के बीच एक स्पेस होना चाहिए तो ये सही है, यहाँ कोई स्पेस नहीं तो ये गलत है। पांचवा है द यूनिट डू नॉट है प्लूरल फॉर्म। देखो कोई भी यूनिट है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर न्यूटन है, अगर हम न्यूटन लिख रहे हैं तो ये हमेशा न्यूटन ही लिखा जाएगा, न कि न्यूटन्स लिखा जाएगा। अगर हम न्यूटन लिख रहे हैं तो ये न्यूटन रहेगा, न कि न्यूटन्स। अगर कोई प्लूरल फॉर्म लिखता है तो एक रॉन्ग है, एक गलत है, एक सही है। आइए 6 नंबर देखते हैं। फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। देखो किसी भी यूनिट के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं यूज करना। जैसे आप मीटर लिख रहे हो तो ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है। आपको केवल मीटर लिख देना है। आप केजी लिख रहे हो तो केजी लिख के फुल स्टॉप नहीं लगाना। कभी ये बार क्या है कि लगा देते हैं, ये सब गलत है। आपको केजी, देखो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए देता है कि इसमें से कौन सी यूनिट सही है कौन सी गलत है। आप स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें ये सब भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये सब क्लियर होना चाहिए। आइए 7 नंबर क्या है। नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल्स फॉर यूनिट। अब देखो कोई भी यूनिट जो दो सिंबल को यूज कर रही है तो उनके बीच कोई भी स्पेस नहीं देते हैं। जैसे देखिए 10 जूल सेकेंड, यहाँ कोई स्पेस नहीं, ये सही है। यहाँ एक स्पेस है, गलत है। 25 न्यूटन मीटर, ये सही है, ये गलत है। आइए आगे हम समझते हैं प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। अब सबसे पहले समझते हैं कि 10 की पावर की जरूरत क्यों हुई। अब देखो कोई भी क्वांटिटी है वो या तो बहुत ज्यादा बड़ी है या बहुत ज्यादा छोटी है, तो उसे लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 के पावर का यूज करते हैं। अब मानिए आपको मैं बोलूं कि आप 1 माइक्रोन लिखिए। अब 1 माइक्रोन के लिए आप 0.0000001 लिखेंगे। अब देखो कितना आ गया। अगर इसी को हम ऐसे नहीं लिख के 1 इंटू 10 के पावर -6 कर दें, ये हो गया आपका माइक्रोन में, जिसको माइक्रो बोलते हैं। अब आइए समझते हैं क्या। जैसे 10 के पावर 24 है, इसको योटा बोलेंगे। 10 के पावर 21 है, इसको जेटा बोलेंगे। 10 के पावर 18 का फैक्टर है तो इसको एक्सा बोलेंगे। 10 के पावर 15 का फैक्टर है तो इसे पेटा बोलेंगे। 10 के पावर 12 का फैक्टर है तो इसे टेरा बोलेंगे। 10 के पावर 9 का फैक्टर है तो इसे गीगा बोलेंगे। 10 के पावर 6 का फैक्टर है तो इसको मेगा बोलेंगे। 10 के पावर 3 का फैक्टर है इसे किलो बोलेंगे। 10 के पावर 2 का फैक्टर है इसको हेक्टो बोलेंगे। 10 के पावर 1 का फैक्टर है इसको डेका बोलेंगे। अब आइए छोटी यूनिट को समझते हैं। अगर 10 के पावर -1 है तो उसको डेसी, 10 के पावर -2 है तो उसको सेंटी, 10 के पावर -3 है उसको मिली, 10 के पावर -6 है उसको माइक्रो, 10 के पावर -9 है उसको नैनो, 10 के पावर -12 है उसको पिको, 10 के पावर -15 है उसको फेमटो, 10 के पावर -18 है उसको अट्टो, 10 के पावर -21 है उसको जेप्टो, 10 के पावर -24 है उसको योक्टो बोलेंगे। अब देखो जो भी ये रेड कलर से दिया है ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये सब याद होना चाहिए। ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट जो दूरी नापने के लिए यूज होती हैं। अब आइए देखते हैं कि फर्मी क्या है। फर्मी दूरी नापने की एक बहुत ही छोटी यूनिट है।
बेसिकली ये न्यूक्लियस साइज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। 1 फर्मी इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर। दूसरी यूनिट आती है अगस्ट्रॉम। अब देखो अगस्ट्रॉम क्या है। अगस्ट्रॉम बेसिकली वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। 1 अगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर होता है। नैनोमीटर, ये भी बेसिकली वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर होता है। माइक्रोन, ये भी बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। एक माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होते हैं। देखो ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। आप नीट का देखोगे या जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट देती है, उन सब में सब बहुत जब बार क्वेश्चन आए, सब आप याद रखिएगा। और आइए देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। अब बड़ी दूरियों को नापने के लिए कुछ यूनिट यूज की जाती हैं। पहला है प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर बोलते हैं। ये है क्या, इसको समझते हैं। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। अब देखो प्रकाश की चाल को वैक्यूम में एक साल में जितना दूरी ट्रेवल करती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। माने प्रकाश की चाल है आपकी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और आपका दिन है 365 × 24। ये दिन हुआ, इसको घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 घंटे में हुआ आपका 60 मिनट, 60 मिनट में हुआ 60 सेकेंड। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये दूरी मीटर में आ जाएगी। दूसरी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। एक बेसिकली जो सन से अर्थ की मीन दूरी है, उस दूरी को हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये बेसिकली कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर होता है। तीसरी है पारसेक। अब देखिए पारसेक का डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ये कह रहा है कि अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को उस पे एक सेकेंड का आर्क बनाए तो जो दूरी होती है उसके बेस पॉइंट से, उसको हम एक पारसेक कहते हैं। अगर ये यहाँ 1 सेकेंड का बनाए और ये दूरी रहे एक AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसको हम एक पारसेक बोलेंगे। अब देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसा कि 1 मिनट इक्वल टू 1 AU बाई 1 पारसेक। अब यहाँ से आप जब 1 पारसेक की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसको मिनट को रेडियन में, रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करके, तो ये आएगा। अब आइए आगे देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरिया। देखो एरिया को मेजर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज की जाती हैं। तो पहला है एकड़। आइए समझते हैं ये है क्या। इट इज यूज टू मेजर लार्ज एरिया इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बेसिकली एक ब्रिटिश सिस्टम है जो एरिया मेजर करने का काम आता है। अब 1 एकड़ में कितना मीटर होता है, 1 एकड़ इक्वल टू 4046.8 मीटर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर देना। हेक्टेयर। इट इज यूज टू मेजर लार्ज एरिया इन सिस्टम ऑफ यूनिट। बेसिकली 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बान क्या है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल एरिया सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। बान बेसिकली न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को मेजर करने के लिए यूज होता है। एरिया नापने की एक बहुत ही छोटी इकाई है। आप इमेजिन करिए ना, 10 के पावर -28 मीटर स्क्वायर, कितना छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया होता होगा। आइए आगे देखते हैं। अब जो बड़े मास हैं उनको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट यूज होती है, उसको देखते हैं। अब पहला है 1 टन और 1 मीट्रिक टन। तो 1 टन में 1000 kg, 1 क्विंटल में 100 kg, 1 स्लग इक्वल टू 14.57 kg, 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 kg, 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। और इसकी वैल्यू होती है कि 2.785 × 10 के पावर 30 मीटर। जो चंद्रशेखर लिमिट होती है ये मास नापने की सबसे बड़ी यूनिट है। ये सूर्य के मास का 1.4 टाइम्स होता है।
अब आइए मास नापने की सबसे छोटी यूनिट को देखते हैं। मास नापने की सबसे छोटी यूनिट एटॉमिक मास है। इसका फार्मूला होता है 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम। अब 1 एटॉमिक में कितने नंबर होते हैं उसको देखते हैं। 1 एटॉमिक इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg होती है। ये बेसिकली मास नापने की सबसे छोटी यूनिट है। ये सिंगल्स जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन रहते हैं उनके मास को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपके क्लियर हो गए होंगे। ये सब देखिए याद करने की चीजें, इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। आइए टाइम को नापने का हम कुछ यूनिट देखते हैं। जैसे कि 1 सोलर डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 सिडरियल डे इक्वल टू 23 आवर्स 56 मिनट, 1 सोलर ईयर इक्वल टू 365 सोलर डे या 366 सिडरियल डे, जिसको हम सिडरियल डे, या 1 ल्यूनर मंथ इक्वल टू 27.3 सोलर डे, 1 सेक इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। ये सब कुछ कॉमन यूनिट थी जो फंडामेंटल यूनिट मेजर करने के काम आती हैं। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको समझते हैं क्या। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो कोई भी क्वांटिटी जिस 10 के पावर में लिखी जाए उसको उसका ऑर्डर बोलते हैं। अब आइए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मानिए n कोई यूनिट है, उसको हम n इंटू 10 के पावर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो जो ये x है इसको हम ऑर्डर बोलेंगे। अब देखिए इसको, इस n को राउंड अप करने के क्या मेथड उसको देखते हैं। इफ n lies between 0.5 to 5 then x will be the order of magnitude। actually basically n lies from 0.5 to 5। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 5365। अब इसे अगर 10 के पावर में लिखना है 5.365 इंटू 10 के पावर 3। अब देखो ये 5 के बराबर है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, ऑर्डर इक्वल टू 3। दूसरी यूनिट हम लेते हैं 7634। अब इसको देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे 7.6 इंटू 10 के पावर 3, ये रॉन्ग है। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये 5 से ऊपर हो गई है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम न्यूमेरिक को एक और लाएंगे। अब हम मान 0.7634 लिखेंगे। अब इसको फिर रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करेंगे 0.7634 इंटू 10 के पावर 4। अब इसका ऑर्डर हुआ 4। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो ऑर्डर आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, लेकिन हम एक और एग्जांपल कर देते हैं जो बार बार पूछा जाता है। देखिए ये सब फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। मानिए आपको दिया है 63898, इसका ऑर्डर पूछ रहा है। अब इसको ऑर्डर में आप लिखने के लिए क्या करेंगे, 0.63898 इंटू, अब कितना अंक आप आगे आए 1 2 3 4 5 अंक आगे आए हैं तो 10 के पावर 5 कर देना। आप लेफ्ट साइड में आए तो प्लस होगा, राइट साइड में जाएंगे तो माइनस होगा। तो इसका ऑर्डर हो गया 5। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ये मेरा पहला वीडियो था। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए आज का जो था वो मैक्सिमम थ्योरी पार्ट था, इसलिए मैंने स्लाइड बना के लाई थी। आगे से आपका डायमेंशनल एनालिसिस में न्यूमेरिकल पोर्शन चालू होगा जिसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना ये लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी सख्त जरूरत है। थैंक यू।